नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़। जैसे आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपसे अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो स्टेट्स के हों चाहे वो सेंटर के एग्जाम हो, उनमें से सेलेक्टेड क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चन जो आपके अगले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं या जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पे डिटेल के साथ कवर करते हैं। साथ में पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट को कवर करते हैं, एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे देखते हैं, जिससे आपके सभी तथ्य एक ही जगह पर कंप्लीट हो जाएं और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ये हमारी इस सीरीज की 261वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, समुद्र में ज्वार का कारण क्या है? देखिए, समुद्र में ज्वार यानी कि जो समुद्र में लहरें उठती हैं उनको कहा जाता है ज्वार और भाटा। उठने को ज्वार कहते हैं और जब लहरें नीचे को आती हैं उसे भाटा कहते हैं। समुद्र में ये जो ज्वार भाटा आता है, यह सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वीय आकर्षण के कारण आता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा दोनों में से किसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो चंद्रमा का जो बल है, चंद्रमा का जो फोर्स है वो ज्यादा लगता है, क्योंकि वो हमारे ज्यादा नजदीक है। सूर्य का फोर्स थोड़ा कम लगता है। ठीक है, इन दोनों के अलावा पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है, इन दोनों के कारण भी यहां पर ज्वार भाटा आता है। ठीक है, तो तीन चीजें हैं, तीन फोर्स काम करती हैं। एक है हमारा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण, जिसमें सबसे ज्यादा असर किसका करता है? चंद्रमा का, और उसके बाद करता है सूर्य का। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया था, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा किस खाड़ी में आता है? तो एक खाड़ी है जिसका नाम है फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी में दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। यह फंडी की खाड़ी कनाडा में स्थित है, ध्यान रखना है। ठीक है, कनाडा के नजदीक है। जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? कुछ दिन पहले हमने इकोनॉमिक्स के अंदर बेरोजगारी से संबंधित क्लास को कवर किया था। कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, सबको जाना था। ऐसा काम जिसमें जरूरत से ज्यादा लोग शामिल हों, वह किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? यह होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। इस बेरोजगारी में हमें बाहर से देखने पर लगता है कि लोग काम पे लगे हुए हैं, यानी सबके पास काम है, लेकिन जब हम वास्तविक रूप से जानते हैं कि वहां पर ज्यादा लोग लगे हुए हैं, अगर उनको हटा भी दिया जाए वहां से तो भी प्रोडक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, छिपी हुई बेरोजगारी होती है, ये सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? कृषि में देखने को मिलती है। ध्यान रखना, जैसे कोई कृषि है, एक खेत है, वहां पे 10 लोग लगे हुए हैं। आपको लगेगा दूर से देखने पर कि 10 लोग हैं, 10 के 10 लोगों के पास काम है। उनमें से अगर आप 8 लोगों को हटा भी दें, 2 लोग अकेला वहां पर खेती कर लेंगे, वही प्रोडक्शन होगा, वही उत्पादन होगा। यानी वो जो 8 लोग हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार हैं। ठीक है, अगला, पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? हमारी पृथ्वी में सबसे ज्यादा जो पानी है, जो जल है, वो महासागरीय जल है। कितना परसेंट है? पूरे पानी जितना पृथ्वी पर मौजूद है उसका 97.3% जो है वो समुद्रों में है। ठीक है, महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन है हमारे पास? वो हमारे हिमनद है, ग्लेशियर है। हिमनदों में, ग्लेशियरों में लगभग 2% पानी यहां पे आता है। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो एक बार पेपर में आया था, परसेंटेज पूछा गया था, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर कितना परसेंटेज है? 0.68%। ये तीसरा सबसे बड़ा पानी का स्रोत है हमारा। सबसे बड़ा है समुद्रों, दूसरा है हमारा हिमनद और तीसरा है ग्राउंड वाटर। इसके बाद झीलों का, जो झील है हमारी, उनका पानी आता है, मीठा पानी। फिर हमारे एटमॉस्फेयर में पानी है और फिर हमारी नदियां आती हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी मृदा चाय, कॉफी, रबड़ और काजू के उत्पादन से संबंधित है? इनमें से कौन सी मिट्टी है जो कॉफी, रबड़, काजू और चाय, इनके उत्पादन के लिए, इनकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है? यह है हमारी लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा।
जो लेटराइट मिट्टी होती है ज्यादातर आपको ये उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, जहां पे बारिश भी ज्यादा होती है। ठीक है, इस मिट्टी में चूने की काफी ज्यादा कमी होती है, जिस वजह से ये अम्लीय होती है। कैसी होती है? थोड़ी सी एसिडिक होती है। और इन सारी फसलों के लिए आपको अम्लीय मिट्टी ही चाहिए होती है। इसीलिए लेटराइट मिट्टी इन फसलों के लिए, चाय, कॉफी, रबड़, काजू के लिए काफी अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन आया था पेपर में कि लेटराइट मिट्टी चाय के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका अम्लीय प्रकृति का होना इसका सबसे प्रमुख कारण है। ठीक है, अगला, इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? सामुदायिक कार्यक्रम को मौन क्रांति जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो सामुदायिक कार्यक्रम थे, इनकी शुरुआत कब होती है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 से देश के 55 ब्लॉक से इसकी शुरुआत होती है और अगले ही साल राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत करी जाती है 1953 में। काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसी सामुदायिक कार्यक्रम को, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को मौन क्रांति कहा था उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। बाद में ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू हुई थी, इन्हीं की समीक्षा करने के लिए 1957 में एक समिति बनती है, बलवंत राय मेहता समिति। जनवरी 1957 में इस समिति का गठन किया जाता है। नवंबर 1957 में बलवंत राय मेहता समिति अपनी रिपोर्ट देती है और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिशें करती है। तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था का आधार था वो यही सामुदायिक कार्यक्रम था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र विकास एवं आय असमानता के मध्य संबंध को दर्शाता है? इनकम इक्वलिटी और जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इनके बीच में जो अंतर है, इनके बीच में जो रिलेशन है, वो कौन सा वक्र दर्शाता है? कुजनेट्स वक्र दर्शाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यह आर्थिक विकास और आय समानता के मध्य संबंध हमें बताता है। लॉरेंज वक्र की बात करें, यह जनसंख्या के अंदर पैसे का विभाजन कैसे हुआ है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, वो बताता है। लाफर वक्र की बात करते हैं, यह कर की दर, जो टैक्स रेट होता है, और सरकार की जो इनकम है, इनके बीच में क्या संबंध है वो दर्शाता है। और फिलिप्स वक्र की बात करें, यह बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में संबंध क्या है वो दर्शाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना विधि नहीं है? जब हमने जीडीपी के बारे में, एनएनपी के बारे में जाना था, नेशनल इनकम के बारे में जाना, उसमें हमने राष्ट्रीय आय की विधियों, इसकी गणना करने की विधि को भी जाना। इसकी गणना करने की 3 विधि है, एक है व्यय विधि, आय विधि और मूल्यवर्धित विधि। मूल्यह्रास विधि कोई भी विधि इसमें शामिल नहीं है। केवल 3 ही विधि है राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने की, वो तीनों ये हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है हमारा, एनएसई हम जिसको कहते हैं, इसे 1992 में बनाया गया था। एनएसई की सिफारिश किसने करी थी? उस समय एक समिति थी जिसका नाम था फेरवानी समिति। फेरवानी समिति की सिफारिश, इसने अपनी सिफारिशें 1991 में दी थी। इसी की सिफारिशों पे 1992 में एनएसई की स्थापना करी गई। हमारा जो सबसे फेमस स्टॉक एक्सचेंज है वो है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसे कब स्थापित किया गया था? 1875 में इसे स्थापित किया गया था। इसको भी ध्यान रखना है। दुनिया का जो पहला स्टॉक एक्सचेंज था वो एम्स्टर्डम में स्थापित किया गया था 1602 के अंदर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के सबसे महान राजा इनको माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकटक वंश के राजकुमार के साथ करी थी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। वाकटक नरेश जो उस समय थे, रुद्रसेन द्वितीय, उनके साथ इनकी शादी हुई थी। वाकटक वंश के बारे में अगर हम बात करते हैं, वाकटक वंश का जो संस्थापक था वो विंध्य शक्ति था। 255 ईस्वी में इनकी स्थापना होती है। शुरुआत में वाकटक वंश सातवाहन राजाओं के सामंत थे, कई बार यह भी पूछ लेता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसी वंश का जो संस्थापक था विंध्य शक्ति, उसके बेटे का नाम था प्रवरसेन प्रथम। इसका नाम याद करेंगे। प्रवरसेन प्रथम को लेकर के एक सवाल आता है कि पहला राजा जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए और जिसने सम्राट की उपाधि धारण करी, एकमात्र वाकटक वंश का राजा, वो था प्रवरसेन प्रथम। ठीक है,
इसी प्रवर सेन प्रथम के बेटे का नाम दामोदर सेन था और इसी दामोदर सेन जब राजा बना तो प्रवर सेन द्वितीय के नाम से ये राजा बना और इसी प्रवर सेन द्वितीय के साथ प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ था। ठीक है, इसी प्रवर सेन द्वितीय ने एक पुस्तक लिखी है सेतुबंध। ये क्वेश्चन आया था पेपर में, उत्तराखंड में ही पूछा गया था। सेतुबंध की रचना किसने करी है? तो ये करी है प्रवर सेन द्वितीय ने। ठीक है, अगला, दादाभाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? दादाभाई नौरोजी, जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, इन्होंने लंदन के अंदर किस संस्था को बनाया था? इन्होंने द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसको बनाया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 1860 के दशक में इन्होंने इस संस्था की स्थापना लंदन के अंदर करी थी। ठीक है, दादाभाई नौरोजी को लेकर के कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इनके पत्र पूछे जाते हैं, समाचार पत्र। इनके समाचार पत्र का एक का नाम है रास्त गोफ्तार। रास्त गोफ्तार समाचार पत्र किसका है? दादाभाई नौरोजी का। 1851 में आता था। दोनों चीजें पूछी जाती हैं कि ये कहां से आता था, किस भाषा में आता था। ये बंबई से आता था, गुजराती में छपता था। ठीक है, इसके अलावा इनका एक और समाचार पत्र था इंडिया। ये 1860 में आया। ये भी बंबई से आता था लेकिन ये इंग्लिश में छपता था। तो रास्त गोफ्तार और इंडिया किसके समाचार पत्र हैं? दादाभाई नौरोजी। इन्होंने इंग्लैंड में 1887 में भारतीय सुधार समिति इसकी स्थापना भी करी थी और 1882-92 में लिबरल पार्टी के टिकट पर फिन्सबरी से इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले, ब्रिटिश संसद का चुनाव जीतने वाले ये पहले एशियाई थे, न सिर्फ भारतीय बल्कि एशिया के भी पहले व्यक्ति थे। इनकी एक फेमस पुस्तक भी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी आता है, किसकी पुस्तक है? इन्हीं की। धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन भी इन्होंने किया था। जो धन का निष्कासन सिद्धांत है वो किसने दिया था? इन्होंने दिया था। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। 4 युद्ध दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले दिया है पहला सिख युद्ध। प्रथम सिख युद्ध कब हुआ था? पहला सिख युद्ध आपका 1846 में हुआ था। पहला अफगान युद्ध ये कब हुआ? पहला अफगान युद्ध 1839 से लेकर 1842 के मध्य में हुआ। पहला बर्मा युद्ध की बात करें, फर्स्ट बर्मा वॉर, ये 1824 से 1826 के दौरान होती है। और तीसरे मराठा युद्ध की बात करें, ये 1817 से 1819 के मध्य में हुआ था। अब आप इनको कालक्रम में लगा सकते हैं। सबसे पहले हुआ है मराठा युद्ध यानी कि 4 आएगा। इसके बाद हुआ है हमारा प्रथम बर्मा युद्ध यानी कि 3 आ जाएगा। फिर है अफगान युद्ध यानी 2 और फिर 1 यानी सिख युद्ध। 4 3 2 1 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला, नीचे दिए गए अनुसंधान संस्थान और शहरों के युग्म में से कितने सही सुमेलित हैं? तो कितने यहां पे सही हैं? देखिए, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? ये हमारा जोधपुर में पड़ता है, तो पहला आपका बिल्कुल सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, क्या ये देहरादून में है? गलत हो जाएगा। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, क्या ये जोरहाट असम में पड़ता है? शुष्क वन वाला संस्थान जोधपुर में है। हिमालयन वन वाला देहरादून में नहीं, हिमाचल में है। वर्षा वन वाला असम में है, ये सही है। उष्णकटिबंधीय वन वाला जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। तो कितने सही हैं? पहला, तीसरा, चौथा, 3 आपके सही हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला, आरक्षित नगदी निधि यानी जो हमारे पास कैश रिजर्व रेशियो होता है, CRR हम जिसको कहते हैं, उसको लेकर के सवाल है। क्या होता है CRR? जमा का प्रतिशत जो किसी बैंक को केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित नकदी निधि के रूप में रखना चाहिए, उसी को कहते हैं CRR। ठीक है, यानी कि बैंकों के पास जितना पैसा जमा है उसका कुछ परसेंट उन्हें केंद्रीय बैंक, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक है RBI, तो उसके पास रखना होगा। उसी दर को, कि कितना परसेंट रखना है, उसी दर को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR। ठीक है, लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? अभी हमने लेटराइट मिट्टी के बारे में ऊपर बात करी थी। देखिए, यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। पहला बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है, ये वाला गलत है। इसमें लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की प्रचुरता पाई जाती है, काफी बहुतत से इसमें पाया जाता है ये दोनों तत्व। तो यहां पर केवल पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। किस फसल के लिए अच्छी है ये? चाय के लिए, कॉफी के लिए, रबड़ के लिए। क्यों अच्छी है? क्योंकि अम्लीय प्रकृति की है। अम्लीय क्यों है? क्योंकि इसमें चूना कम है। ठीक है, अगला,
भारतीय संविधान की विशेषता और उन्हें किस देश से लिया गया है कि निम्न युग्म में कितने युग्म सही हैं। फिर से बताना है कौन सा वाला सही है। देखिए, द्विसदनीयवाद, द्विसदनीयवाद क्या हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है? गलत हो जाएगा। द्विसदनीयवाद हमने ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन से हमने संसदीय सरकार ली, संसदीय विशेषाधिकार लिए, कानून का शासन लिया, एकल नागरिकता हमने वहां से ली और दो सदनीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ही ली थी। तो पहला गलत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हमने ये आयरलैंड से लिए हैं? बिल्कुल सही है, आयरलैंड से लिए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रोसेस है वो भी हमने यहीं से ली है। मौलिक कर्तव्य क्या हमने कनाडा से लिए हैं? कनाडा से हमने मौलिक कर्तव्य नहीं लिए। मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं। कनाडा से हमने संघवाद का सिद्धांत लिया है, यानी केंद्र सरकार मजबूत होगी और राज्य फिर होंगे। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को मिलेंगी, ये हमने कनाडा से लिया है। राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाएगी, ये भी हमने कनाडा से लिया है। और ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये हमने रूस से लिए हैं। रूस के साथ पूछा जाता हमने क्या लिया है, तो प्रस्तावना में जो न्याय के आदर्श हैं, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये हमने रूस से लिया है। और संविधान संशोधन क्या हमने अफ्रीका से लिया है? बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा वो भी, और संविधान संशोधन की जो प्रोसेस है वो भी हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। आपको पूछा है कौन कौन से सही है, कितने सही है, तो पहला और तीसरा गलत है, यानी 2 गलत है 2 सही है। आपको पूछा कितने सही हैं, हमारे 2 युग्म सही हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहां पर की गई? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जब चला तो देश में अलग अलग इलाकों में समांतर सरकारें बनाई गई। क्वेश्चन आता है पहली समांतर सरकार कहां पर बनी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश की पहली समांतर सरकार बलिया में बनी थी। ठीक है, ये पहली वाली थी। किसके नेतृत्व में बनी थी? चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी। ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाई, मात्र 1 हफ्ता ही ये सरकार चल पाती है, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन पहली समांतर सरकार बनी थी बलिया में। बलिया के बाद एक समांतर सरकार बनी तामलुक के अंदर। तामलुक जो है ये बंगाल में पड़ता है, यहां पर बनी थी। इस सरकार को जातीय सरकार भी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जगह पर एक जातीय सरकार बनी? तो वो थी तामलुक पर। ठीक है, इस सरकार ने, ये जो जातीय सरकार थी, इस सरकार ने एक संस्था भी बनाई थी, एक संगठन बनाया था, विद्युत वाहिनी जिसको कहते थे। और इसी विद्युत वाहिनी की जो एक सदस्य थी जिनका नाम था मातंगनी हजारा, इन्हें बूढ़ी गांधी के नेतृत्व नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आंदोलन के दौरान इनको गोली लगी थी जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। मातंगनी हजारा, इनको बूढ़ी गांधी भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक समांतर सरकार बनी थी सतारा के अंदर। सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है। यह सरकार 1943 में बनी और 46 तक, लगभग 3 साल तक ये सरकार चली। और इसी के साथ हमारा उत्तर है सतारा। सबसे लंबे समय तक चलने वाली जो समांतर सरकार है वो सतारा है। यह जो सरकार थी वाई.वी. चौहान, नाना पाटिल, इनके नेतृत्व में बनी थी। ठीक है, कई सारी रियासतों के राजाओं का सहयोग इस सरकार को प्राप्त था। ठीक है, खासकर एक रियासत थी उस समय, औंध रियासत। इस रियासत के राजाओं ने काफी सपोर्ट इस सरकार का किया था। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में, या जैसे वहां हमारे यहाँ पे 2 सदन है, एक है हमारी राज्यसभा, एक है हमारी लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, वहां के उच्च सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। हमारे लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, वहां के लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। ठीक है, जब भारतीय स्वतंत्रता विधेयक आया, इसको ब्रिटिश संसद में पेश कब किया गया था? पेश किया गया था 4 जुलाई 1947 को। इसे पेश किया गया था वहां की लोकसभा यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में। हाउस ऑफ कॉमन्स से यह पारित हुआ 15 जुलाई को। फिर गया ये राज्यसभा यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पारित हुआ ये 16 जुलाई को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हमारा उत्तर है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी पारित हो गया था। इसके बाद जाता है सम्राट के पास। सम्राट ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे 18 जुलाई को। इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो 4 डेट आपने याद करनी है, 4 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई और 18 जुलाई। 4 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स में गया, 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स से पारित हुआ, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पारित हुआ, 18 जुलाई को इस पर जो सम्राट था उसने सिग्नेचर कर दिए थे। ठीक है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाला कारक कौन सा है?
जलवायु को लेकर के भी इंडियन ज्योग्राफी में हमने डिटेल में जाना था। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले या जलवायु पर असर डालने वाले जो प्रमुख कारक हैं उसमें अक्षांश आता है, उसमें देशांतर नहीं आता, ऊंचाई आती है, वायु दाब आता है, महासागरीय धाराएं आती हैं, यानी सेकंड वाले को छोड़कर बाकी सब आता है। तो जहां जहां पे सेकंड है वो एलिमिनेट आपके हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका उत्तर है। बेसिकली किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं उनकी संख्या 6 है। सबसे पहला है इसमें अक्षांश है, ठीक है। अक्षांश और देशांतर का बेसिक डिफरेंस ये है, अक्षांश से हमें किसी भी जगह की स्थिति का पता चलता है और देशांतर से हमें किसी भी जगह के समय का पता चलता है, यानी इससे हम स्थिति ज्ञात करते हैं, देशांतर से समय ज्ञात करते हैं। इसीलिए जब हम जलवायु की बात करें तो हम उसकी लोकेशन की बात करेंगे, उसकी स्थिति की बात करेंगे। हमें समय से जलवायु का कोई भी संबंध नहीं है, इसीलिए देशांतर इसमें नहीं आता है, ठीक है। अक्षांश के बाद ऊंचाई इसमें नंबर 2 पर है। इसके बाद वायु दाब आता है। समुद्र से कितनी दूरी है उस जगह की, इसका भी फर्क पड़ता है जलवायु पर, वो चौथे नंबर पर। फिर महासागरीय धाराएं हैं और फिर आता है उच्चावाच लक्षण, यानी वह जगह कितनी ऊबड़ खाबड़ है, कितनी ऊंची नीची है, कितने उसमें पहाड़ है, कितने पठार है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगला है हमारा, चोल साम्राज्य की ग्रामीण स्वशासन पद्धति में कौन सी समिति मुद्रा विनिमय से संबंधित थी। चोल काल के बारे में भी हमने डिटेल से बात करी है। चोल काल में अलग अलग समितियां बनाई जाती थीं अलग अलग क्षेत्रों का मैनेज करने के लिए। ऐसी ही एक समिति ग्रामीण शासन पद्धति के दौरान मुद्रा विनिमय के लिए बनाई गई। इस समिति को कहा जाता था पोनवारियम। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक समिति थी उस काल में टोटवारियम। टोटवारियम बागवानी या उद्यान जो होते थे उनकी देखभाल करना, उनको मैनेज करने से वाली समिति होती थी। एक होती थी एरीवारियम। एरीवारियम उस समय जो जलाशय होते थे उनको मैनेज करने वाली समिति को कहा जाता था, जलाशयों को और सिंचाई की व्यवस्था करने वाली समिति, ठीक है। एक दिया है स्वर्णवारियम। इस नाम की कोई भी समिति चोल काल में मौजूद नहीं थी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला, दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था। देखिए, दिल्ली के सभी शासकों में सबसे लंबे समय तक शासन किसके द्वारा किया गया, बहलोल लोदी के द्वारा किया गया। वंश का नाम नहीं पूछा। 2 सवाल आते हैं कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे लंबा शासन किया और किस शासक ने सबसे लंबा शासन किया। तो अगर वंश का नाम पूछेगा तो उसमें तुगलक वंश आ जाता है, और अगर शासक का नाम पूछेगा तो उसमें बहलोल लोदी का नाम आपने ध्यान रखना है। बहलोल लोदी ने लगभग 38 साल तक शासन किया, जो सभी सुल्तानों में सबसे ज्यादा था। बहलोल लोदी ने दिल्ली के ऊपर किस वंश की स्थापना करी थी, लोदी वंश की। लेकिन ये थे क्या, ज्यादातर दिल्ली के जो शासक थे वे सभी के सभी तुर्क थे। पहली बार दिल्ली में अफगान वंश की स्थापना किसने करी, दिल्ली के ऊपर अफगान वंश ये स्थापित किया था बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी का वंश दिल्ली का पहला अफगान वंश था, इसे भी ध्यान रखना। दिल्ली के ऊपर दूसरे अफगानी वंश की स्थापना किसने करी, इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में करना है। मुगल सल्तनत के दौरान इसकी स्थापना होती है कुछ समय के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पर देखने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।